बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, खूबसूरत से प्यारे से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ जी आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से एक और नई सुबह अपने प्रोग्राम के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। टर्नओवर मौसम ने ले लिया है जी बहुत अच्छे तरीके से। कराची का मौसम कदरे बेहतर हो गया, जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार किस अच्छी सर्दियाँ थोड़ी सी कराची को देखने को मिलें। तो मैं समझती हूँ कि अब शायद कहीं ना कहीं 10% उसका आगाज़ हो चुका है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में हमें अच्छा खासा थोड़ा सा ऐसा सर्दी वाला मौसम देखने को मिलेगा, जो कि कराची वाले एक्सपीरियंस करेंगे। मौसम की अदला बदली की वजह से थोड़ी सी तबीयतों की भी अदला बदली हो रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस अदला बदली की वजह से हमारी ज़िंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो जाती है कहीं ना कहीं, समाओ बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है आपकी ज़िंदगियों पर। जब ज़िंदगी आपकी जब मौसम में तब्दीलियाँ हों, जब रिश्तों में तब्दीलियाँ हों, जब ऐसी तब्दीलियाँ हों जो कि थोड़ा सा इफेक्ट कर जाती हैं तबीयतों पे आप भी, लेकिन उससे बिल्कुल भी आपके कामकाज पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये समझती हूँ फॉर अ टाइम बिंग इंसान थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या फॉर अ टाइम बिंग इंसान को थोड़ा सा फील होता है कि यार नाउ इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट होता है। मैं समझती हूँ अगर आप बहुत हैवी बर्डन के साथ काम करें ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, अगर आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेंटली ऑब्सेस्ड होकर काम करें ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। छुट्टियों पे चले जाएं, हॉलीडेज़ पे चले जाएं, वकेशंस पे चले जाएं, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी पे निकल जाएं, थोड़ा सा रेस्ट दे दें अपने आप को। रेस्ट सिर्फ जो है ना वो घर में लेट के सोना नहीं होता। रेस्ट ये होता है कि आप अपना माइंड रिलैक्स करें, थोड़ा सा जो आप मेंटली ऑब्सेस्ड हैं, आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं, उसको आप थोड़ा सा रिलीज़ करें, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसानी की तरफ लेकर जाएं। जितना आप थोड़ा सा हट के सोचेंगे ना, मतलब काम से और इन चीज़ों से हट के सोचेंगे, उतना आपकी ज़िंदगी ना ज़रा बेहतर तरीके से फिर रवा दवा हो जाएगी। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं, स्टार्टिंग का जो ये टाइम होता है मेरा और आपका खूबसूरत सा टाइम होता है, और मैं समझती हूँ कि इस खूबसूरत से टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और वो ऐसे यूटिलाइज़ करना चाहिए कि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बातों के ज़रिए यूटिलाइज़ करना चाहिए। और हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो बातें भी हम कर रहे हैं, जो बातें भी हम सोच भी रहे हैं, वो पॉजिटिव सोचें। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल करना, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप ज़िंदगी को नेगेटिविटी के साथ लेके चलते रहे, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपका जो है वो तो कोई जॉब इफ़ेक्ट है, अगर आपका बिज़नेस इफ़ेक्ट है, तो वो आपकी ज़िंदगी पे बड़ी चीज़ें मुतासर होती हैं और आप उन चीज़ों को फिर प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, केयर टेक नहीं कर पाते उनकी। तो पॉजिटिव सोचना हमेशा से बहुत ज़रूरी है। कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलें, सामने वाले को पॉजिटिव एनर्जी आपकी नज़र आएगी, पॉजिटिव वाइब्स नज़र आएंगी, तो वो आपको पॉजिटिव सेम एनर्जी ट्रांसफ़र भी करेगा। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ, और ये बात मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं गलत नहीं भी है, ये बात बिल्कुल सही है। और जब भी मैं शो करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि यार मैं मतलब कोई बनावटी शो नहीं कर रहे हम, कोई जो है वो स्क्रिप्टेड शो नहीं कर रहे, कोई इस तरह का शो नहीं कर रहे हम कि यार नहीं हमें बहुत सिमटे हुए लहजों में, सिमटे हुए लफ्ज़ों में बात करनी है। हम लाइवली चिट चैट कर रहे होते हैं आपसे, बिकॉज नहीं सुबह आपका अपना शो, आप लोग हमें कॉल्स भी करते हैं, आप लोग हमें बताते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, अपने फीडबैक्स भी देते हैं। हाँ, वो चीज़ हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है, हमारे लिए मीन्स कि हमारी पूरी टीम के लिए और मेरे लिए। व्हेन वी आर वर्किंग ऑन इट, देखिए एक इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है ना, हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होता है, वो कितना ही काम कर लेगा। एक इंसान अपने दायरा कार में रहते हुए 10 काम सर अंजाम दे रहा हो, ये आज मैं बात, ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ जो कि लोगों के एफर्ट्स की कदर नहीं करते। यार आप पेबल कदर नहीं कर सकते, लाइक आप पैसों से कदर नहीं कर सकते अगर, तो एटलीस्ट आप यू शुड अप्रिशिएट हिम और हर ना। आपको मुंह ज़बानी तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको एटलीस्ट कह तो देना चाहिए कि फ़लाँ बंदा अपनी कैपेबिलिटी से हट के काम कर रहा है, अपनी चीज़ों से हट के आपको टाइम दे रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दे रहा है, आपको एफर्ट्स करके दिखा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का, हमारे माशरे का एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि जो इंसान काम कर रहा होगा, जो इंसान कैपेबिलिटी के साथ काम कर रहा होगा, जिस इंसान के पास स्किल्स होंगी, जिस इंसान के पास, जो इंसान एफर्ट्स कर रहा होगा, हम उसको ऐसे साइड कर देते हैं और उन लोगों को हमेशा ऊपर रख दिया जाता है जो बिला वजह की, मतलब वो कहते हैं ना बिला वजह में सरदार बने हुए होते हैं, या बिला वजह में ना उनकी जो है वो कोई एफर्ट्स नहीं होती, कोई स्किल्स नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर होते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जो है ना वो हमारे ख़यालात बड़े बुरे हो गए, हमारे ख़यालात बड़े
जो है वो चीज़ों को मुतासर करते हैं। और वो कैसे करते हैं? एक इंसान है, लेट्स सपोज मैं अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जहां पे 9 to 5 की जॉब्स चलती हैं, वो इंसान सुबह 9 बजे आ रहा है और अपना 5 बजे जो है वो जा रहा है, एफर्ट्स भी कर रहा है, अपनी डेजिनेशन से हटके, अपने एक दायरा कार से हटके, अपनी जो है वो चीज़ों से हटके काम कर रहा है। नो रिकग्नाइजेशन, नो अप्रिसिएशन, नो पेनिट्रेशन। सही है ना? एक इंसान जो उसी 9 to 5 की जॉब में 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 4 बजे जा रहा है, 3 बजे जा रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है, वेरी अप्रिशिएटेड, वेरी पेनिट्रेटेड। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि सारी दुनिया का बोझ उस इंसान ने उठाया हुआ है जो सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी ड्यूटी पर आ रहा है। सारी दुनिया का बोझ जो है वो उस इंसान ने उठाया हुआ है जो सिर्फ अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहा है। मैं समझती हूँ कि जहाँ कहीं भी दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जहाँ कहीं भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जो कि अप्रिशिएट नहीं कर पाते, जो कि मैं समझती हूँ कि लोगों को देख नहीं पाते काम करते हुए। यार एक बंदे में आपसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, एक बंदे में आपसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं, एक बंदे में आपसे ज़्यादा स्किल्स हैं, अप्रिशिएट करो ना। क्यों नहीं करते हो अप्रिशिएट? मैंने फिर बोला ना कि आप पेबल नहीं कर सकते, आप उसको उसकी काम के हिसाब से पैसे नहीं दे सकते, तो दैट डजेंट मीन कि आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार यू आर वर्किंग अ लॉट, you are doing something very different, you are doing something that is above on your limits। तो आपको ये सब करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल रखनी चाहिए। कल को आपका बच्चा जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा हो, ठीक है ना, वहाँ वो जॉब कर रहा हो, कल को आपकी बच्ची जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे जॉब कर रही हो, और आपकी बच्ची को आपके उसकी कैपेबिलिटी, उसके स्किल्स के हिसाब से ना तो पैसे मिल रहे हो, ना जो है अप्रिसिएशन मिल रही हो, बिला वजह की बातें हो रही हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना यकीनन। आप फ़ौरन अपने बच्चों के हक के लिए तो खड़े हो जाओगे, लेकिन जिस बंदे या बंदी के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, या जिस बंदे और बंदी के साथ का हक आप मार रहे हो, वो भी किसी का बच्चा है यार, वो भी किसी का कुछ लगता है। और वो भी मैं समझती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे होंगे ऐसे लोग जिनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जिनको कोई पेनिट्रेट नहीं करता, जिनकी कोई पजीराई नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है। माशरे का एक अहम हिस्सा हैं वो लोग जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रैच से काम शुरू करते हैं। और मैं समझती हूँ कि कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट हो रही हो ना, तो हमेशा उसके ओनर्स को, उसकी हायर मैनेजमेंट को ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग आपके साथ स्क्रैच से काम कर रहे थे ना, जब आप कुछ नहीं थे, व्हेन यू वाज नथिंग, तो वो लोग आपके साथ थे। अब जब उन्होंने एक एम्पायर आपका बिल्डअप करके दे दिया, आपको एक रिकग्नाइजेशन दे दी है, आपको ज़िंदगी में आप लोगों को आपके बारे में बता दिया कि दिस इज़ अ कंपनी, वो जो कि वेल रेपुटेटेड कंपनी है, ये काम करी है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक अब वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की फर्म्स में आती है, तो तब आपको अपने उन लोगों को जो आपके साथ स्क्रैच से काम कर रहे हैं ना, भूलना नहीं चाहिए। वरना आपसे बड़ा मुनाफिक, आपसे बड़ा मतलब परस्त, आपसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको उनके दिमाग में ये बात डाले कि भाई जो आपके स्क्रैच में काम करने वाले आपके लोग हैं, जो बहुत कुछ हैं, अपने आप में बहुत कुछ हैं, लेकिन वो आपके लिए आपके स्क्रैच से आपके साथ जुड़ें और आपके लिए एफर्ट्स भी किए हैं, तो कोशिश करें ऐसे लोगों को फरामोश ना करें, ऐसे लोगों को भूलें ना, ऐसे लोगों को हमेशा याद रखें। बात जब चल रही है इन सारी चीज़ों की, तो स्क्रैच से काम करने वाले लोग या वो लोग जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को बड़ा टाइम दिया है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, पोइट्री हो, या इसके अलावा आज हम बात बेसिकली जिन चीज़ों पर करने वाले हैं, दो खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। एक तरफ हम बात करेंगे ड्रामा राइटिंग पे, पोइट्री पे, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि आजकल का जो दौर सोशल मीडिया का दौर है, ड्रामा और सोशल मीडिया को हम किस तरह से अब अटैच करके अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद चीज़ों में आगे परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर्स को अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट जिससे हम तमाम लोग जो है वो काम अच्छा कर सकें और लोगों के आगे अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर सकें। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो वापस आने के बाद दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, आप तमाम लोगों से उनकी बात करवाएंगे और आप तमाम लोगों ने शो का हिस्सा भी बनना है लाइव कॉल्स के जरिए। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। वील बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको भी इंट्रो में बताया था कि आज हम बहुत मज़ेदार से चिट चैट करने वाले हैं। और आपको पता है हमेशा से मेरे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि हम बड़ी लाइवली चिट चैट करते हैं, कोई बंद के कोई स्क्रिप्टेड इस तरह का कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों ने प्रोग्राम का हिस्सा जैसे बनते हैं वैसे ज़रूर बनना है। लाइव कॉल्स के ज़रिए हमारे गेस्ट से बात भी करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो प्यारे प्यारे लोग हम अपने शो में इन्वाइट करते हैं सब आप लोगों के लिए होता है। पूरे पाकिस्तान से इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे रेगुलर कॉलर्स भी हैं जो कि हमेशा कॉल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमेशा हमें कुछ नया करने की एक ना हमारे अंदर एक जुस्तजू जगाते हैं कि नहीं करना है कुछ, कोई नए लोग इनवाइट करने, कुछ ऐसे लोग इनवाइट करने जिन्होंने या तो काम बहुत ज़्यादा किया है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी इन्वाइट करने हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो उस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उतने अच्छे लेवल पर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते जितने अच्छे लेवल पर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। तो मैं समझती हूँ जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई यंग लोग आते हैं, जब भी हमारे प्रोग्राम में कुछ एक्सपीरियंस लोग आते हैं, या जब भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी कही हुई बातें या जिनसे मेरी की गई बातों में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात निकल आती है जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, या जो आप लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके करियर के लिए थोड़ी सी अच्छी साबित हो जाती है, तो फिर हमारा प्रोग्राम करने का मकसद हो जाता है जी पूरा कि हाँ ठीक है, हमने नई सुबह के सेट पे उन लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनकी बातों से अगर आपके करियर पे इफ़ेक्ट हुआ, अगर आपने अच्छी तरह से सोचना शुरू कर दिया, अगर आपने चीज़ों को अच्छा करना शुरू कर दिया, तो बस हमारा प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो बिल्कुल फुलफ़िल हो गया। तो मैं आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ ऑन माई राइट हैंड साइड। इनसे अब मैं इनके इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलूँ, पहले मैं ये आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर हैं, पोएट हैं, पॉमिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और पता नहीं ना जाने कितने काम कर रहे हैं। एंड एक वो कहते हैं ना इंसान वन मैन आर्मी होता है, तो बेतहाशा लिखे हुए इनके ड्रामास आपने हमारे बहुत ही ज़बरदस्त टीवी चैनल्स पे देखे। लेकिन एक बड़ा फेमस प्ले यार ना बिछड़े जिसे अवार्ड भी मिल चुका है, वो आप सबने बहुत उसको पसंद किया। उसके राइटर बहुत कुछ और इन्होंने लिखा हुआ है। आज मैं समझती हूँ मैं बहुत सारी इनसे चीज़ें सीखने को हमें मिलने वाली हैं। फुरकान साहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का। वेलकम टू नई सुबह। बहुत शुक्रिया। क्या मैं समझती हूँ कि आप जैसे लोग जब हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, बैठते हैं, तो आप लोगों से जो बात होती है ना वो मेरे लिए तो बहुत अच्छी होगी, यकीनन ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा ही है, इंसान हर उम्र में सीखता रहता है, इवन किसी भी उम्र में पहुंच जाए। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि मैं कुछ बन गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं सीख ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक बहुत छोटी सी स्वीट सी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बुलाने का मकसद या बात करने का मकसद ये कि जो यंग लोग हमें देख रहे हैं वो इंस्पायर हों, उनको ये इंस्पिरेशन मिले कि किस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से आप छोटी उम्र में अपने चीज़ों को यूज़ करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉब जो है वो आपका जो है वो सिर्फ ख़ानदान चलाता है, लेकिन जो बिज़नेस होता है वो आपकी नस्लें पालता है। तो बिज़नेस की तरफ हमेशा अपना थोड़ा सा माइंडसेट रखना चाहिए। एक ऐसी बंदी जिसको आप लोग बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, और मैं आज आपसे इंट्रो में यही बात कर रही थी कि हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं वो खुद छोटी, लेकिन वो छोटी छोटी टिप्स भी देंगी आपको ना। मतलब मैं समझती हूँ कि इंसान को कितनी भी एज हो जाए यंग लगना चाहिए, फिट लगना चाहिए, और ये उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से आप यंग और फिट लगते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नई सुबह के सेट पे इकरा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। दिन गुजरने के साथ साथ इकरा यंग से यंग होती जा रही हैं। आदाब जनाब। लोग जो है वो मतलब बढ़ते जाते हैं, इकरा जो है वो माशाल्लाह से फिट रखा हुआ है। इस फिटनेस का क्या राज है, पहले ये बताएं। यार मुझे खुद नहीं पता क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइक डू यू गो टू जिम या आप क्या करती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ खाती पीती हूँ एंड इट्स जस्ट दैट कि शायद मेरी स्किन ऐसी है। और हाँ बट ये है कि मैं स्किन केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब ख्याल अपना बहुत रखती है। मसला सारा ये तो बस यही बात है। अभी जैसे जैसे शो बढ़ता रहेगा आगे हम इकरा से बहुत सारी चीज़ें उगलवाते रहेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो टिप्स भी मिलें। वो बातों बातों में मैं समझती हूँ कि टिप्स भी मिलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर, क्योंकि अब फुरकान भी हमारे साथ हैं, इकरा भी हमारे साथ हैं, बात करना चाहते हैं हमारे गेस्ट से, तो आप लोग ज़रूर कॉल्स कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। फुरकान, ये राइटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, कोई भी जर्नी हो वो बचपन से ही स्टार्ट होती है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना मैं किसी एक मोड़ पे आके, ऐसा नहीं होता। तो लिखने का शौक़, पढ़ने का शौक़ बचपन से था। जितने भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं जिसमें जैसे पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेस जितनी भी हैं, लिखने का है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, साइकोलॉजी है,
ये सारी चीज़ों का शौक मुझे बचपन से था हाँ और मुझे नहीं उस वक्त समझ में आती थी कि मैं इनको कैसे लेके चलूँगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सभी साथ साथ चली और सभी मैं कुछ ना कुछ किया। हाँ। अब ये नहीं पता कि अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन नहीं, किया। बिल्कुल अच्छा किया। तो बचपन से ही था। अच्छा, तो कितनी लंबी है ये जर्नी अभी तक जो चल रही है? देखिए, अगर हम देखें प्रोफेशनल राइटिंग, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारा है, जो चैनल्स हैं, वो 2014 के राउंड से स्टार्ट होता है। ओके, तो मतलब जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जब पहली बार आपका एक कोई ग्रैंड प्ले ऑन एयर हुआ, तो आपको मतलब कैसा फील हुआ? वो फीलिंग्स मैं चाहती हूँ फुरकान बयान करें। एक फीलिंग मेरे साथ जो अभी तक जुड़ी हुई है और मैं बहुत उसको लेकर टची होता हूँ, वो ये है कि जब अभी 2014 में मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली कदम रख रहा था, तो मेरे वालिदैन हयात थे। तो उनसे अक्सर ये बात होती थी और वो कहते थे पता नहीं तुम क्या करोगे, इस फील्ड में कुछ है नहीं है, कामयाबी मिलती है? क्योंकि मैं इंटीरियर से आता हूँ, मतलब पंजाब का एक छोटा शहर है रहीम यार खान, मैं वहाँ से हूँ। तो उनकी नज़र में पता नहीं उनको समझ नहीं आती थी कि क्या है। Exactly. तो जब मेरा पहला टीवी, अगर मैं चैनल का नाम ले सकूं, आप हम ऐसे प्राइवेट बोल के बात कर सकते हैं, किसी भी चैनल पे आपका ऑन एयर हो। एक लीडिंग चैनल है इस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का, उस पर जब मेरा पहला ऑन एयर हुआ, किए जाना मैं कौन था वो, तो मुझे ये खुशी शेयर करने के लिए मेरे साथ वो वालिदैन नहीं थे। तो मुझे बड़ी एक कसक सी रह गई कि मैं काश वो देख रहे होते, वो ये मेरी ये कामयाबी अचीवमेंट जो है वो फील कर रहे होते। मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल आपकी कंडीशंस भी, फीलिंग्स भी, लेकिन वो खुश ज़रूर होंगे। ज़रूर, क्योंकि देखिए ना, उन्होंने एक चीज़ सोची आपके लिए कि अब वो जिस चीज़ से डर रहे थे या जिस चीज़ से उनको सिक्योरिटीज़ थी, अगर आपने वो चीज़ फुलफिल करके दिखा दी, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आप माशाल्लाह से अब एक स्टेबल हैं, आपके एक लोग आपको जानते हैं। अच्छा, ड्रामा राइटिंग के साथ, क्योंकि जब इंसान लिखना शुरू करता है, मैं समझती हूँ पोइट बनने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अच्छा पढ़ना और दूसरी चीज़ आमद। ये बहुत ज़रूरी है। आमद के लिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत इतनी नहीं रहती, पढ़ना ज़रूरी है आपको, वोकैबुलरी, लेकिन आमद के लिए मैं फिर वही कहूँगा कि कोई शायर बचपन से या तो शायर होता है या नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें शायर बना दीजिए या हमें सिखा दीजिए। आप उनकी थोड़ी बहुत इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन आप उनको शायर बना नहीं सकते। आर्टिस्ट भी बचपन से होता है या नहीं होता है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आपकी, मतलब मैं समझती हूँ कि आपके ब्लड में होती है, आपकी वेन्स में होती है पोइट्री। ये बाय बर्थ आती है तो, या आप बस आमद वाली बात है ना वही? जैसे अगर मैं कहानी की बात करूँ, तो पहली कहानी जो मुझे याद आती है जो मैंने लिखी होगी, वो मैंने 5th क्लास के उर्दू के पेपर में लिखी थी। आमतौर पे लोग लिखते हैं वो जो कोर्स में कहानियाँ आती हैं, तो मुझे लगा कि मैं वही क्यों लिखूं जो सब लिख रहे हैं। तो मैंने वहीं बैठे बैठे एक कहानी बनाई, किसी एक टॉपिक पे थी, दोस्ती के टॉपिक पे थी कहानी, वो मैंने वहीं लिख दी और टीचर भी हैरान हुए थे। इसी तरह जो शायरी की अगर बात की जाए, तो पहली जो गज़ल है वो आई थिंक मैंने 7 या 8 क्लास में लिखी होगी। तो बचपन से ही वो चीज़ चल रही होती है। बिल्कुल, बचपन से ही चल रही होती है। इकरा, आपसे क्या पूछूं मैं इस बारे में, जर्नी कितनी लंबी है ये? यार मैं यही कहूँगी कि मतलब आर्ट जो है ना, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। सही है। तो मतलब क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े मुसव्वर थे, और पाकिस्तान के 7 मुसव्वर बुक में उनका नाम है। क्या बात है। तो गुल मोहम्मद खत्री उनका नाम है। तो मैं ये कहूँगी कि अब जब उनमें था ना, तो ऑब्वियसली उनकी जीन्स में था, तो अब हम में भी है, क्योंकि मेरा भाई भी आर्टिस्ट है, हम लोग भी स्केचिंग करते रहते हैं, पेंटिंग करते रहते हैं। ये बात अलग है कि एज अ प्रोफेशन उसको लेके नहीं चले, बट है ये चीज़ें जो है ना आपकी जीन्स में होती हैं, ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। आई थिंक कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है ना अल्लाह की तरफ से, तो उसको आपको मज़ीद पॉलिश करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और अगर आप सिखा सकते हैं तो सिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम जब बात करते हैं, हम इससे पहले भी हमारे शोज़ में जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, तो हम उनसे भी ये पूछते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग। एग्जैक्टली। तो हम चाहेंगे इकरा भी इसको ज़रा अपने तरीके से डिफाइन करें कि बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग। अच्छा, व्लॉगिंग जो है ना वो ये है कि आप डेली व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप सुबह उठे, पूरा दिन आपका कैसा गुजरा, आप कहाँ पे गए, कहाँ पे नहीं गए, ये व्लॉगिंग है। और वो कुछ व्लॉगर्स जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ ये करते हैं कि वीक में 2 मरतबा 3 मरतबा, वो अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप आ जाते हैं ब्लॉगिंग पे, तो ब्लॉगिंग जो है वो एक
बहुत अलग चीज़ है और बहुत ब्रॉड टर्म है, हाँ। ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट नीशेस आ जाती हैं आपकी, आप डिफरेंट नीशेस पे काम करते हैं। मतलब इस तरह है कि जैसे अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं सही। तो आप लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, अगर आप फैशन हैं तो आप फैशन इन्फ्लुएंसर हैं तो आप फैशन से रिलेटेड जो है वो कंटेंट बनाएंगे। कुछ होते हैं जो रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, सही। तो वो रिलेटेबल कंटेंट, रिलेटेबल डेली कंटेंट या रिलेटेबल लाइफ से रिलेटेड जो है वो कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी है इकरा कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उस पर सेम कंटेंट रखना, लाइक अगर आपने अपने बायो में लिख दिया कि यू आर अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, तो आप फिर किसी और टॉपिक की तरफ नहीं जा सकते। ज़रूरी है आपकी एक, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए जाने जाओगे, पहचाने जाओगे, एक टैग आपके पास। एग्जैक्टली। हाँ। बट इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि देखें आजकल ये भी है ना कि जिस चीज़ का ट्रेंड चलता है तो वो सब वो obviously एक हैशटैग ट्रेंड, हाँ, ऐसा है, तो वो ऐसे एक ट्रेंड line पे में आने के लिए लोग फिर करते हैं। अच्छा, कुछ ट्रेंड्स जो है वो ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, सही है, मतलब कि जैसे जो मतलब आपकी प्रोफाइल से बिल्कुल अलग है, हटके, तो आई डोंट थिंक कि यू शुड गो फॉर इट। बट लोग फिर भी जाते हैं कि उनको रीच चाहिए होती है एट एनी कॉस्ट, तो फिर ऑब्वियसली वो उसके लिए क्रिंज भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। ये क्रिंज वाली बात जो है ना वो मैं ज़रूर आपसे करूंगी। पहले ज़रा मैं फुरकान से एक क्वेश्चन कर लूँ जो कि मैं परसों से सोच रही हूँ, कल से, कि यार ये मैं ज़रूर पूछूंगी इनसे कि एक ड्रामा राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पोइट्री और एकदम से पॉमिस्ट और ये सारी चीज़ें ये कैसे कनेक्ट हुआ ये सब? देखिए, एक आर्टिस्ट या राइटर बेसिकली सेंसिटिव होता है, बिल्कुल। और एक सेंसिटिव आदमी एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है क्योंकि वो दूसरों की नफ्सियात समझ सकता है। फिर कुछ उसकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। ये सेंसिटिविटी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ फ़वाइद भी हैं। तो जब उसकी इंट्यूशन हाई है, अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो अकल्ट साइंसेस की तरफ उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए मुझे समझ में आता है कि इसी वजह से ये भी साथ साथ चल रहा था और उसमें रिसर्च भी चलती रही साथ साथ, और अभी भी मैं समझती हूँ रिसर्च चल ही रही होगी, कुछ ना कुछ नया। वो जैसे आपने खुद ही कहा कि इंसान को आदमी हमेशा सीखता रहता है। कभी ऐसा हुआ कि सेट पे हैं कोई हमारे कोई फेम एक्टर एक्ट्रेस हों और उन्होंने बोला हो कि चलो भाई छोड़ो शूट वूट, फुरकान मेरा हाथ देखो बताओ? जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ। इवन काफ़ी मशहूर अदाकारा हैं निम्रा खान, हाँ, तो वो भी ऐसे ही अचानक ही प्रोग्राम बना था तो देखना पड़ गया हाथ। तो आप सब ये वो एक बड़ा लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना exactly. कि जाने अपने अभी नीचे हम जब वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, आई वाज आस्किंग हिम कि क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं वीडियो? ये होता है, ये तो बारे में लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इस बारे में। तो ये मैं समझती हूँ फुरकान को ज़्यादातर फेस ये करना पड़ता होगा कि मतलब, जी हाँ, मैं अगर कहीं मिलने भी जाऊँ किसी फैमिली या किसी गैदरिंग में, तो मुझे पूरे घर का हाथ देखना पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो फ्री में देखना पड़ जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, सारी बात। अच्छा, ये प्रोफेशन कैसा है, अगर इसको एज अ प्रोफेशन आप जी हाँ, अब ये पाकिस्तान में बहुत डेवलप हो चुका है और कुछ लोग इसको सिखा भी रहे हैं, बट आई थिंक सीखने या इसमें जो बुक्स हैं अगर आप पढ़ भी लें तो उनसे आप एक हद तक जा सकते हैं जब आप अपनी रिसर्च करते हैं। मतलब अगर अपनी लाइफ में अब तक हज़ारों हाथ देखे होंगे तो उनसे मैंने भी कुछ सीखा होगा जो शायद बुक्स में भी मुझे नहीं मिलेगा। so true. वो मेरी अपनी रिसर्च है। वो मैं खुद कभी अगर कोई बुक कंपाइल करूंगा या लिखूंगा इस टॉपिक पे तो मैं उसमें वो डाल दूंगा, लेकिन किसी और पढ़ने वाले के लिए हो सकता है उसमें भी कुछ बातें ना हो जो वो खुद रिसर्च करेगा। तो हर किसी का अपना जर्नी है। हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही सीख के बिल्कुल परफेक्ट बन सकते हैं, नहीं। या आजकल तो हम किसी भी हवाले से किसी भी टॉपिक को ले लें, चाहे पॉमिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, लोगों ने, मैं समझती हूँ, बड़ी माजरत मजाक बनाया है। मजाक बनाया हुआ है कि बस थोड़ा बहुत भी अगर सुन लिया, समझ लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, जी हम बन गए एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पॉमिस्ट, ये सब हम बन गए हैं और हम आपको बताएंगे अब कि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आपके सितारों की चाल बताएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बहुत जैसे आपने कहा सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है, देखिए मैं अक्सर समझता हूँ कि लोग अगर किसी को हाथ देखना आता भी है उसको बताना आता है। जिस तरह ख्वाब के बारे में कि वो कहते हैं कि उसको सुनाओ ख्वाब या उससे ताबीर पूछो जो उसकी ताबीर बताना जानता हो अच्छे से। क्योंकि देखिए कुछ भी बताने के दो रास्ते होते हैं। आप या तो बिल्कुल ब्लंटली सीधा सीधा कह देते हैं या अगर कोई नेगेटिव बात भी है,
तो एक होता है ज़रा शुगर कोटेड करके तरीके से, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आदमी मोटिवेट हो जाता है सामने हाँ एग्जैक्टली, और वो उससे निकल जाता है। ठीक है, तो अच्छा वहाँ साइकोलॉजी काम आती है कि आपने कैसे बताना है, ये सब आपको हाँ बिल्कुल नॉलेज तो होनी ये सारी चाहिए। चीज़ें कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है तो बिल्कुल। इसलिए मुझे लगा कि हाँ साइकोलॉजी ज़रूरी है इन अच्छा सब ख्वाबों की ताबीर भी बता देते हैं आप? चीज़ों। जी हाँ, अरे वाह वाह, चलो भाई क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे एक मजेदार सी बिल्कुल अनाउंसमेंट है भाई, ऑडियंस पूछ लो आपने आज जो पूछना है। फुरकान यहाँ मौजूद है, लाइव कॉल्स कीजिए, अपने ख्वाबों की ताबीर पूछनी है आपने, न्यूमरोलॉजी के हवाले से कोई बात करनी है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, पॉमिस्ट भी हैं। अब हाथ तो ऑब्वियसली आपका मतलब कॉल पे बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन ये कि वो बताएंगे जरूर, बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे इकरा भी मौजूद है, फुरकान भी मौजूद है, बातों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मैं जब ब्रेक से वापस आती हूँ कभी कभी ऐसा होता है बड़ी हंसती मुस्कुराती वापस आ रही होती हूँ, तो ऑफ एयर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। आपको पता है कि हमारी एक बड़ी खूबसूरत सी नई सुबह की टीम है, तो हम ऑफ एयर चिट चैट मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तो बस उसी के साथ ही मैं वापस आ जाती हूँ हंसते मुस्कुराते, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दिल की बातें होती हैं मेरी आपसे, और दिल से हम बात कर रहे होते हैं, लाइवली बातें कर रहे होते हैं। फुरकान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, इकरा मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात हमने इनसे किए थे। अच्छा इकरा, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो जैसे फुरकान ने अभी बात की थी कि हर चीज़ के अगर फ़ायदे बहुत हैं तो नुकसानात भी बहुत हैं, तो इसी तरह से सोशल मीडिया की बात अगर हम करें तो उसके जितने फ़ायदे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मैं समझती हूँ नुकसानात हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। ये तो है, आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो आपने जब से सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को आप हमारी ऑडियंस को डिस्क्राइब करें कि क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से पॉजिटिव यूज़ है और किस तरह से नेगेटिव यूज़ है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें मैं यही कहूँगी कि जिस तरह आपने बोला कि आपके ऊपर है, आप सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है ना सोशल मीडिया पे, वो होता है प्राइवेसी का। ठीक है, तो बट इट्स अप टू यू कि आप प्राइवेसी अपनी मेंटेन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे होते हुए भी या नहीं। जैसे कि अगर हम ब्लॉगर्स की बात कर लें, ऑब्वियसली वो तो खुद चाह रहे हैं कि पब्लिक देखे, उनका तो नीश ही वही है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक आम पब्लिक फिगर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस तरह अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकता है, तो आई वुड से कि इट्स वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो और क्या दिखाना नहीं चाह रहे हो। क्योंकि देखें लोग ना हमें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो लोगों को लगता है कि जैसे मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, यू नो। यार ये थोड़ी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ इकरा, ये लोग हमारे बड़े जल्दी हमें जज कर लेते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि हम लोग किस स्ट्रगल से, किस चीज से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, असल में उनको जो दिख रहा है वो उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे ना। नो वन पोस्ट देयर फेलियर्स, सही है। ये लोगों को बात समझने की जरूरत है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो मैं उसको नहीं पोस्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये दुनिया कैसी है। लोग मतलब सही है, ठीक है, लोग दुख करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि खुश होंगे, तो हम उनको क्यों खुश करें। और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा अपनी जो परेशानियां हैं ना, अपना जो रोना धोना है, वो अल्लाह ताला के सामने रखना चाहिए। हर शो में मैं ये बात करती हूँ, वो अल्लाह ताला के सामने रखना चाहिए, वो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है और वो ही चीज़ों को बेहतर कर सकता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात की इकरा ने, जो मैं हर शो में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि आप जब सजदों में रोना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको दुनिया के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया वाले सिर्फ आपका मजाक ही बनाते हैं, कोई आके आपसे नहीं पूछता। और स्पेशली आपकी खुशी में जो लोग तालियां बजा रहे होते हैं ना, वो आपकी गम में आपके कभी भी साथ नहीं होते। ये होता है। हाँ, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, दुनिया में अच्छे लोग
लोग भी मौजूद हैं जो कि बहुत सारे लोग की ज़िंदगी में होते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे जो है वो लोग होते हैं। फुरकान ने जैसे बताया कि दोस्ती पे इन्होंने पहले कुछ लिखा था, दोस्ती के टॉपिक पे कुछ बात चल रही थी, तो दोस्ती को कैसे देखते हैं फुरकान? अगर सच बोलूं तो जैसी आइडियल एक दोस्ती होनी चाहिए वो तो बहुत कम एग्जिस्ट करती है। और जैसे कहा जाता है कि अगर कोई आदमी देखना हो कि अमीर है या गरीब है तो उसके दोस्त देख लें कि उसके पास कितने हैं। अगर किसी के पास दोस्त नहीं है तो वो गरीब आदमी है, चाहे वो जितना भी पैसे वाला हो। और इसी तरह अगर किसी, खैर आमतौर पे पैसे वालों के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन क्या वो दोस्ती के प्यार पे पूरे उतरते हैं, लॉयल होते हैं? मैं लॉयल की बात कर रहा हूँ, तो वो असल बात वो है। तो मैं समझता हूँ कि जब सब छोड़ जाएं आपको और कोई एक अगर आपके साथ खड़ा है वो दोस्त है। क्या कहने, क्या बात है। और बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की है सीरियसली कि जो आपको कोई एक बंदा ऐसे सिचुएशन में संभाले जब आपके पास कोई ना हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। तो फुरकान का कोई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कोई दोस्त जिसका फुरकान जिक्र करना चाहें? उज़मा इफ्तिखार जो मेरी को राइटर है, हम बेसिकली एक टीम है। उन्होंने मुझसे कुछ पहले कदम रख लिया था ड्रामा राइटिंग में, लेकिन फिर जैसे ही जिसको कहते हैं ना कि माइंड मैच हो गया, फिर हम पहले से खैर कनेक्टेड थे, लेकिन वो प्रोफेशनली पहले इन हो चुकी थी ड्रामा राइटिंग में। तो फिर की जाना मैं कौन से 2017 से फिर हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो काम आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक बहुत मशहूर फिल्म है इंडिया की, अगर मैं नाम ले सकूं, ये राइटिंग के हवाले से? हाँ, बात वही आ रही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बहुत मशहूर फिल्म है, चले मैं नाम नहीं लेता, लोग गैस कर लेंगे, जिसको सलीम खान और जावेद अख्तर ने मिल के लिखा था। जावेद अख्तर ने डायलॉग्स लिखे थे, तो वो इतनी हिट हुई कि वो आज तक लोग उसका नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो लोग मिलते हैं तो दो क्रिएटिविटीज़ मिल जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की खामियां भी छन जाती हैं, ऐसा ही है। और सिर्फ क्रिएटिविटी ही निकल के सामने आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो लेकिन इस चीज़ को समझें तब ना, ये तभी है जब दोस्ती भी साथ साथ ठीक से चल रही हो। अगर वो नहीं है उस लेवल की, तो वो पार्टनरशिप या वो कोलैबोरेशन कैसे चलेगी? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे अभी कुछ टाइम पिछले वीक की बात है, हमारे जो शो में जो है एक बड़ी फेमस 2 डाइजेस्ट, हमारा जो डाइजेस्ट का दौर था, डाइजेस्ट की ओनर आई थी, पब्लिशर आई थी, तो उनसे भी हमने ये बात की थी। उन्होंने भी हमें ये कहा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं समझते कि अफसाने में और ड्रामा स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। चीज़ों को बड़ा चीज़ें रख के देखना पड़ता है आपको। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखिए, अफसाना शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं बेसिकली, कि आपने बहुत थोड़े सत्रों में, थोड़े अल्फाज में एक जिसे कहते हैं कि कूजे में दरिया को बंद कर देना, वो करना होता है। और उसका एंड जो है सरप्राइजिंग होना चाहिए, तभी वो अफसाना है, वरना वो नहीं है। अगर वो सीधी सीधी प्लेन स्टोरी है जिसका एंड आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो अफसाना नहीं है वो। अफसाना वही होता है जिसका एंड आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सही। स्क्रिप्ट में, अच्छा, एक अफसाने पे भी ड्रामा बन सकता है, फिल्म भी बन सकती है, लेकिन क्या होगा कि उसको ढालना पड़ेगा, थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि स्क्रिप्ट जो ड्रामे का होता है वो एक बड़ा टेक्निकल काम है। कि आप एक कहानी तो बनाते हैं अफसाने की तरह, या एक पूरी एक कहानी बनाते हैं, पहले सोचते हैं शुरू से लेकर एंड तक क्या होगा, लेकिन उसको स्क्रिप्ट में डालने के लिए एक प्रॉपर आप उसका जिसको कहते हैं कि स्क्रीन प्ले अलग से लिखते हैं, फिर डायलॉग्स अलग से लिखते हैं, फिर उनको सीन्स हर किस के सीन्स अलग से निकालना। कि एक अगर 8 बजे या 9 बजे का सीरियल है जो 1 घंटे का शुमार होता है, 40 मिनट का होता है वैसे, तो उसमें एटलीस्ट भी 20 से 22 सीन होते हैं। सही। तो एक इसमें 22 सीन बनाने, फिर उन हर सीन के अंदर कम से कम कोई 10-12 डायलॉग तो होंगे। एग्जैक्टली। तो बड़ा टेक्निकल काम है, बहुत टेक्निकल। अफसाने में ये नहीं होता। आप उसमें एक कहानी सिर्फ बयान कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर डायलॉग उसमें लिखें। यहाँ आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये मैं इस चीज़ से इसलिए भी थोड़ा सा रिलेट कर सकती हूँ कि पाकिस्तान का एक लीडिंग चैनल है जहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह जो रियल स्टोरीज़ हैं वो ऑन ईयर होती थी ड्रामाटाइज। तो मेरी कुछ थी 3-4 स्टोरी जो कि मेरी आंखों देखी हुई थी, और तो मैंने उनसे कहा कि यार आई जस्ट वांट कि ये ऑन ईयर हो।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता रही जी हूँ, हाँ। आप लोगों को पता है कि इसको कैसे ढालना है, आप लोगों को पता है कि इसको स्क्रीन के हिसाब से कैसे आपने पूरा एक स्क्रिप्ट लिखना है। और जब मेरे सामने स्क्रिप्ट आई, बिकॉज मैंने ही उसमें एक्ट किया था, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मतलब 4 चांद लग गए मेरी कहानी को। तो राइटर्स बेसिकली वाकई ये काम हमारा जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं पूछना चाहती हूँ, जो सबका ही सवाल है, फुरकान, दिसंबर का महीना शायरों से रिलेटेड क्यों होता है? जी हाँ, देखिए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी बड़ा काम कर रही होती है। ये देखें वो कोरिलेट हो गई बात। बिल्कुल। जो लोग आमतौर पे नवंबर और दिसंबर में पैदा होते हैं, जनवरी भी किसी हद तक उसमें आ जाता है, जनवरी का हाफ, ये 2.5 महीने, वो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरी अपनी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नवंबर की है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंसिटिव होते हैं। और अच्छा, इसका असर पड़ता है मौसम से। देखिए कि 12 महीने हैं, 4 मौसम है हमारे पास। अब इन 4 मौसमों को अगर हम मतलब वो 3-3 में डिवाइड हो जाएगा, तो तकरीबन वही मैंने कहा 2.5-3 महीने का एक स्पेल होता है। ऐसा ही है। तो हर मौसम का अपना मिजाज होता है। अब ये जो हल्की सी ठंड से और खिज़ां के बाद जो हल्की सी ठंड से स्टार्ट होता है और सख्त सर्दी तक जाता है, ये उदास भी कर देता है अक्सर लोगों को और बहुत टची रखता है। तो इसलिए यहाँ इसमें पैदा होने वाले लोग सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव भी। और अभी वो मैं आजकल बड़ी पोस्ट वगैरह भी मेरे नज़रों से गुजरी थी स्क्रॉलिंग करते हुए कि जी दिसंबर शुरू हो गया, अब सारे शायर जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। मीम्स तो बनते रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई सदाकत है वैसे, क्योंकि दिसंबर में शायरी होती है ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब बाहर आती है फरवरी के बाद मार्च में, तो उसकी अपनी एक फीलिंग होती है। और उस पर भी बहुत शायरों, जब जैसे जब बाहर आई, इस तरह की एक और भी है, फैज़ ने भी इस पे बहुत कुछ कहा है, और भी बहुत सारे शायरों ने कहा है। मुझे इस वक्त अब जहन में वो एग्जैक्ट शेर नहीं आ रहे, लेकिन बाहर में बहुत लिखा है। देखें, इसी तरह सर्दियों पे भी लिखा जाएगा, खिज़ां पे बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा सा टची कर देती है। कोई शायरी जो इस वक्त मतलब चलते मौसम की मुनासबत से, या वैसे ही आप कुछ ऐड करना चाहें, कोई अच्छी सी पोइट्री? ये सोचना पड़ेगा। आप आप सोचिए, जब तक मैं ज़रा इकरा से ये बात करती हूँ कि जब मेरी और इकरा की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हम शो प्लान कर रहे थे, तो इकरा ने मुझे कहा कि एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम बात कर सकते हैं। और वो चीज़ वाकई जब मुझे इसने वो चीज़ बोली या टॉपिक का नाम दिया, तो मैंने कहा सीरियसली ये कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ है जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो इकरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई? ओके, सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल, सही है, एंड ये यूनिवर्सल लॉ है, सही है। और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब कि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रिडोमिनेंट थॉट जो है वो पॉजिटिव है, थॉट्स जितनी भी आप सोचते हैं वो अगर पॉजिटिव हैं, तो फिर आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसानी से गुजरेगी। आप ऑप्टिमिस्ट है ना, तो आपको हर चीज़ में कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, दिन अच्छा गुजरेगा। बट अगर आप नेगेटिव है ना, तो जिस दिन आप नेगेटिव, आपने भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपको गुस्सा आ रहा होता है, या जिस दिन आपने एक नेगेटिव थॉट सोच ली या एक बुरी चीज़ सोच ली, तो फिर आपको हर चीज़ ही बुरी लगने लगती है, और फिर हो भी जाती है। एग्जैक्टली, और फिर वो होती भी है क्योंकि आपने शुरू किया खुद उसको। अगर मैं एक इन्वेंशन की बात करूं, जैसे ये एक टेबल है, तो ये टेबल पहले यहाँ पे था, सही है, और फिर उसको रियलिटी में आया। तो मतलब जो भी आपके योर थॉट्स आर योर रियलिटी। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप जैसे आपने कहा कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप अगर पॉजिटिव वाइब्स हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप किसी से पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होंगी। अगर आप किसी को नेगेटिव वाइब्स के साथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मैनिफेस्टेशन आगे आपके आ रही होती है। अगर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपने कल क्या करना है, तो आप देखेंगे कि आप सारी रात या कम से कम शाम में उसके बारे में सोच रहे होते हैं मुसलसल। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसा ही ऑलमोस्ट फिर सामने आ रहा होता है। तो मैनिफेस्टेशन ही अट्रैक्ट कर रही होती है। हाँ, तो ये मतलब आप अभी लेट सपोज अभी मेरे गेस्ट जो भी आते हैं शो पे, अब मैं उनके साथ एक नेगेटिव वाइब्स के, तो वो जाहिर है उनको भी एक नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी। या कोई गेस्ट ऐसा आ जाता है जो नेगेटिव वाइब्स दे रहा होता है, तो फिर जाहिर है मैं भी कहीं ना कहीं वो हो जाता है। लेकिन हमें तो क्योंकि ये
जो सीट है ये बहुत जिम्मेदारी वाली Exactly, सीट है, बिल्कुल। तो इस पे बैठ के आपको जब बोलना है तो आपको बहुत सोच समझ के भी बोलना है। लेकिन बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। कर जाती हूँ, दिल की बातें भी कर जाती हूँ, बड़ा बड़ा मैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं डांट भी चुकी हूँ मैं तो लाइव, कि भाई वो लोग, इनकी बात कर रही हूँ बेसिकली, जो दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, जिनको खुद कुछ आता नहीं है, काम आता नहीं है, पता है नहीं अलिफ बे, और दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, ऐसे लोगों बिल्कुल। को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लें हाँ। और इंसान बन जाएं। दिस इज़ नॉट क्लासी, इट्स नॉट गुड। ऐसा ही है। अगर आपको काम अच्छा आता है तो आप काम से अपने जीते हैं ना। एग्जैक्टली मैं ये समझती हूँ नुदरत कि जब भी इस तरह के लोग मैंने देखे हैं ना, आपने बिल्कुल सही बात की कि उनको खुद कुछ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो दूसरों की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। हाँ। तो जब आपको कुछ भी नहीं आता, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं होती ना, तो आप दूसरे के ऊपर बात करते हो और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको तंग कर रहा होता है, तो आप चाहते हो कि नहीं यार इसमें कितना, कैसे इतना कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं हजम हो रहा होता है एंड दे वांट यू टू बी लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, और मेरी ऑडियंस जानती है कि ये छोटा वाला जो ब्रेक होता है ये किस चीज़ का होता है टी ब्रेक। टी ब्रेक है हमारा, और हम जल्दी से जा रहे हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट टी ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। टी ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और फुरकान मौजूद है, इकरा मौजूद है, मज़े मज़े की बातें चल रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सडनली रिक्वेस्ट कर दी थी फुरकान से कि यार कोई पोइट्री वोइट्री हो जाए, बिकॉज अभी ब्रेक पे भी ये बात चल रही, तो मुझे ये इंकशाफ हुआ, अगर मैं वो उर्दू वाली बात करूँ, कि इंकशाफ हुआ कि इकरा भी कह रही थी कि मैं भी थोड़ा लिखने का शौक़ रखती हूँ, और मैंने भी बताया कि मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो हमने कहा एक हो जाए। बिल्कुल जी फुरकान, तो फिर क्या सुना रहे हैं आप? जी मुझे अपना तो कोई शेर इस हवाले से अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ लेकिन एक मशहूर ज़माना एक शेर है, बिल्कुल सुनाइए, जो हमारी हम ऑडियंस बेताब बचपन है से सुनने सुनते के आ लिए, रहे हैं बिल्कुल। जी, कि वो ये है कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, आय हाय हाय, वाह वाह, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आय हाय क्या कहने, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इकरा आपको अच्छा, इसमें सुनाना मैं चाहिए? एक हाँ, चीज़ ऐड बिल्कुल। करना चाहता हूँ, सॉरी, कि ये मिजाज के ऊपर भी है, ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा उदास हो। सर्दियों की शाम में एक लॉन्ग वॉक, या अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। मतलब वो उस मौसम को ज़रा आदमी इंजॉय करता है, ज़रूरी नहीं कि उदासी में इंजॉय कर रहा हो, हाँ। खुशी से भी इंजॉय कर सकता है। अच्छा, ये क्यों है? मैं इकरा आपकी तरफ आती हूँ, मैं ज़रा फुरकान आपसे पूछना चाहूँगी, अगर एक बंदे का जॉनरा ही ऐसा है कि वो लिखता कुछ इस तरह से है, तो आप उसको एक टैग लगा देते हैं कि इसकी तो कुछ हुआ होगा ज़िंदगी में बुरा, इसीलिए ये उदास शायरी करता है, क्यों है ऐसा? एक्चुअली जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तो जब आप हर मौसम को, हर जगह को, हर एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो लोगों को लग सकता है कि आप खामोश हैं, आप शायद उदास हैं, जबकि नहीं, आप खोए होते हैं नज़ारे में, उस ऑब्जर्वेशन में, और आप वहाँ से कुछ सीख रहे होते हैं जो आपको अपनी क्रिएटिविटी में ढाल के आगे देना है। बिल्कुल ऐसा ही। एक बंदे की अच्छी अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो कैसे क्रिएट कर सकता है कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही बात। मतलब एक आदमी फ़र्ज़ कीजिए कि एक लकड़ी का काम करने वाला है, वो अगर सीखने वाला अगर इसको गौर से उस्ताद को नहीं देखेगा कि वो कैसे बना रहा है, एक एक चीज़ को गौर से नहीं देखेगा, वो कैसे बनाएगा? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब तक आप किसी भी फील्ड में ना, जैसे इकरा की फील्ड है, ब्लॉगिंग करती हैं, जब तक ये देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि मुझे करना क्या है, बेसिकली किस तरह से शूट करना है, किस तरह से जो है वो उसको मतलब अपडेट करना है अपनी चीज़ों को, गुजरते वक्त के साथ आपको अपने आप को ग्रूम अपडेट करना चाहिए। फुरकान, अगर आपसे बात की जाए तो प्रीवियस जो हमारे प्लेज हैं उनमें और अब की जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, ड्रामा स्क्रिप्ट है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, अगर सिर्फ पीटीवी की बात की जाए,
कि वो तो सबकी माँ है, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल होता था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। ऐसा है। लेकिन एक चीज़ है कि आज भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू हमारे पड़ोसी मुल्कों के बहुत अच्छी है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में हम पीछे हैं, हाँ। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री को वो भी मानते हैं, सब मानते हैं कि हमारे ड्रामाज उनसे अच्छे हैं। बिल्कुल। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर आया है कि कमर्शलिज्म आ गया है। और हाँ, एक जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि जब कमर्शलिज्म आया है तो हर चीज़ अलग अलग बांट दी गई है। अब क्या है कि एक राइटर जो है वो डायरेक्टर के साथ उतना कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता, या डायरेक्टर नहीं कर पा रहा होता, और एक्टर्स भी किसी हद तक कट ऑफ होते हैं क्योंकि हर चीज़ अलग अलग खानों में बांट दी गई है। तो पहले क्या होता था कि जो राइटर होता था आमतौर पे वही डायरेक्टर होता था। आप ये बताइए कि जो उसने करैक्टर लिखा है वो एक्टर को बेहतर वो समझा सकता है या कोई थर्ड पर्सन? बिल्कुल राइटर समझा सकते, वही समझा सकता है ना कि यह मैंने क्या सोच के लिखा है और इसकी क्या फील है। हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है, डायरेक्टर एक अलग शोबा है, बट मैं समझता हूँ डायरेक्टर को भी राइटर होना चाहिए और राइटर से भी डायरेक्ट करवाना चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात ये है। यहाँ मैं जरूर तस्वीर फर्क है, इस PTV में बात ये में था। बिल्कुल, मैं फुरकान की बात से मुझे ना एक चीज़ याद आ गई और मुझे वो चीज़ लाजमी यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है कि जब मैं एक्टिंग करती थी तो ये इसका मतलब है कि अच्छे लोगों के हाथों में निकली हुई बच्ची हूँ, वो ये कहना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम दानिश नवाज़, उन्होंने उनकी सेट पे हमेशा से ये चीज़, ये समझो उनकी एक हॉबी थी कि जब हम बैठते थे CR कर रहे होते थे तो हमेशा से सेट पे राइटर्स मौजूद होते थे। ज़रूर है, होना चाहिए। और वो हाँ, बल्कि खुद डायरेक्ट कर रहे होते थे वो सिटकॉम को, दानिश नवाज भाई, लेकिन वो कहते थे कि आप लोग राइटर के साथ बैठ जाएं, मैं तो मुझे क्या करना है, मैंने तो सिर्फ सीन ही करवाने। तो ये आपने बात की तो मुझे एकदम वो क्लिक किया कि ऐसा होता क्यों था। सही बात है, जितना अच्छे से राइटर आपको अपनी लिखी हुई चीज़ समझा सकता है। और डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन देना कि आपका पोस्चर ऐसा है, आपका प्रोफाइल ऐसा आना चाहिए, आप थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी ऐसे कर लें, ये बहुत जी वो टेक्निकल बात बहुत ज़रूरी है ये डायरेक्शन देना। लेकिन ये कि जो राइटर आपको सही से समझा सकता है कि आपका कैरेक्टर या ये कैरेक्टर बेसिकली उसने किस तरह से लिखा है या क्या चीज़ है उसके पीछे, वो मैं समझती हूँ कि और कोई आपको इस तरह से नहीं समझा सकता। बिल्कुल। इकरा, ड्रामाज में आने का शौक, एक्टिंग करने का शौक है? यार एक्टिंग करने का शौक तो है, बट अब देखते हैं कि क्या मैं हो समझती सकता हूँ हर है। इंसान एक्टर है। जी हाँ, ऐसे ही है। वो इसलिए कि कोई अपने दुख छुपा रहा होता है, खुश रह रहा होता है। बिल्कुल। कोई जो है, हर इंसान कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रहा होता है डेली बेसिस। ये तो है, ये तो है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे शेर और शायरी की। हाँ, अगर मैं कुछ बिल्कुल सुनाइए। ओके, तो जुर्म आदम ने किया और नस्ल आदम को सजा, काटती हूँ जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। फुरकान, कमेंट्स तो मैंने आपसे ही लेने। देखिए, इस पे दो तरह के कमेंट बनते हैं। एक कमेंट कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं जो मेरी अपनी राय हो सकती है, वरना तो बहुत अच्छा शेर है। नहीं देखो, मैं नहीं वो देखें, कंट्रोवर्शियल का मतलब है ख्याल कि इनका जो ख्याल है मेरा ख्याल हो सकता है कि इससे थोड़ा डिफरेंट हो, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। बिल्कुल। हाँ, शेर बहुत अच्छा है तो उस पर तो दाद बनती है। क्या बात है, क्या बात है। और अब जब हमने इकरा से एक्टिंग की बात करी, इकरा से पूछा, इकरा अगर हम आपका ऐसे ही सडन ऑडिशन लें तो आप हमें देंगी अभी ऐसे लाइव ऑडिशन? अभी लाइव शो में? हाँ चलें, दे देते हैं। हमारे डायरेक्टर जो हैं, जो हमारे मॉर्निंग शो को डायरेक्ट करते हैं, आले अब्बास, वो देख रहे हैं, अगर सडन ऑडिशन आपका लिया जाए तो एक जुमला मैं आपको देती हूँ। ओके। वो जुमला आपने 5 या 4 डिफरेंट मूड्स में मुझे बोल के दिखाना। ठीक है, ठीक है। और फुरकान भी यहाँ मौजूद ही हैं। जी हाँ, माशाल्लाह फुरकान ने भी बहुत काम असेसमेंट किया। हो जाएगी जरूर। चलो, ये मैं एक हमारी एक्ट्रेस है उनसे पहले भी करवा चुकी हूँ, तो अब आपका तो ऑडिशन है तो चलो मैं करवा लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपने फुरकान को देख के बोलना है, फुरकान कह दो कि ये झूठ है। अब ये लाइन आपने पहले बोलनी है गुस्से में। फुरकान कह दो कि ये झूठ है। ओके, अब खुशी से। ओके, फुरकान कह दो ना कि ये झूठ है। गम में। फुरकान कह दो कि ये झूठ है। एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में मतलब किस तरह की एक्साइटमेंट? खुशी में। हैपनिंग, मतलब एक सरप्राइज मिल गया आपको। नहीं यार, कह दो कि ये झूठ है। गुड। सही था। Okay, Are you shocked or something?
मतलब शॉक्ड इन अ सेंस कि आप जो है वो लेट्स सपोज आपको बोल दिया कि यार हमारे चैनल का एक लीडिंग प्ले है और उसमें आपको लीड एक्ट्रेस के तौर पे मतलब हमने कास्ट कर दिया, तो वो एकदम आपको एक सरप्राइज मिला, अरे नहीं यार कह दो कि ये झूठ है, मतलब इस तरह से करके कुछ हो, वो हैपनिंग मैं चाह रही थी। अच्छा, एक अब जब ऑडिशन चल रही है तो सिचुएशन और बन गई है हमारी क्या? आज हम चाह रहे हैं यहाँ से पक्का इकरा को बोलने एक्टर बन के उठे इकरा। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी इकरा, आपके साथ कोई 10-12 लोगों की टीम चलती है जब ब्लॉगिंग कर रहे हो तो, या एक ही बेचारे खुद ही वीडियो शूट, खुद ही एडिटिंग, सब वन मैन आर्मी खुद ही कर रही होती है? बिल्कुल। तो कितना टाइम टेकिंग होता है एक रील बनाना और उसको जो है वो मतलब सारी चीजें? इट डिपेंड्स कि आपकी कंटेंट किस तरह का है। तो अगर कंटेंट ऐसा है कि आपको घर में ही शूट करना है और एक ही जगह पे शूट करना है तो उसको तो आई गेस 10-15 मिनट में हो जाता है, तैयारी वगैरह हटा के। लाइक अगर आपको रेडी होना है, सही ड्रेसअप करना है, सही, तो उसको हटा के 10-15 मिनट में वो एडिटिंग वगैरह डन हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि अब इकरा अब जो है वो बड़े सुकून से रिलैक्सिंग मूड में बैठी हो और याद आए सडन कि अरे बाबा मैंने तो रील बनानी थी या मैंने तो कुछ रिकॉर्ड करना था, और फिर बोला भाई कौन उठे यार, कौन जो है वो बहुत होता है, बहुत होता है कि यार आज मूड नहीं हो रहा, करना तो है बहुत कुछ लेकिन नहीं दिल करता, तो फिर उस सूरत में देखा जाता है कि यार टाइमलाइन है, अभी टाइम है नहीं है, ड्यू डेट कितनी करीब है, आज ही देना है। अगर तो उसी वक्त देना है तो फिर तो कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब है, बट यू हैव टू डू इट। कभी कभी ऐसा होता है कि होता है टाइम या कोई लेवरेज होता है, अगले बंदे से आप बात कर लेते हो कि नहीं यार अभी, या खुद का कंटेंट होता है तो उसका तो इशू ही नहीं है, आज पोस्ट करो कल करो, वो तो खैर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं समझती हूँ डेली पोस्टिंग ज़रूरी है, ज़रूरी है बिल्कुल, है ना, वरना वो आपकी प्रोफाइल फिर एक्चुअली बात ये है ना कि आप जितनी पोस्ट करते हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स पे आपने बनाई होती हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रीच करेगी। तो एक पोस्ट की रीच डिफरेंट लोगों तक वो जाएगी, दूसरी की डिफरेंट लोगों तक, तो कलेक्टिवली आपकी रीच जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो मैं सब लोग जानते हैं और मैं एकरा से पूछना चाहूँगी कि यूट्यूब से तो पता है सबको कि अर्निंग है, क्या इंस्टाग्राम से भी हम अर्निंग कर सकते हैं? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग है, बाकी आई गेस फेसबुक की भी है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसके अलावा स्नैपचैट की बाहर बहुत सारे ममालिक में है बट हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हालांकि मैं चाह रही हूँ कि हो जाए, मतलब मैं दुआ करती हूँ क्योंकि मेरी रीच बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में ऑन स्नैपचैट। अच्छी बात, और ये होना चाहिए, अब थोड़े से और रास्ते जो है वो बिल्कुल बिल्कुल खुलने चाहिए आवाम के लिए। फुरकान, मैं अगर आपसे बात करूँ, यूथ को कितना इस वक्त एम्पावर किया जा रहा है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में? मेरा ख्याल है कि सारे ड्रामाज बन ही यूथ पे रहे हैं। हमें भी अक्सर जो हमसे अगर एक तो होता है ना कि हम खुद से कोई कहानी लेके गए, कभी अगर हमसे डिमांड की जाती है कि इस तरह का आइडिया दीजिए, तो उसमें अक्सर यूथ रिलेटेड ही होता है कि जो, और अक्सर जो पूरा का पूरा ड्रामा है वो हीरो हीरोइन जो बिल्कुल यंग होते हैं, यूथ ही है, तो उन पे ही फोकस कर रहा होता है। जो बड़े होते हैं वो उतने ही होते हैं जितना उनकी वजह से ड्रामा आगे चल सकता है। ऐसा ही कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े कैरेक्टर का भी बहुत ज़्यादा रोल निकल के आ जाता है, लेकिन आमतौर पे यूथ के गिर्द ही हमारी पूरी ड्रामा इंडस्ट्री यूथ के गिर्द ही घूम रही है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के गिर्द घूम रही है। मैं ये अगली बात मैं यही आपसे कहना चाहती थी कि हम हमेशा से यही सोचते हैं कि यार जो भी हम ड्रामास देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो इसी चीज़ के एक सर्कल में घूम रही होती है कि वो ख़वातीन, वो घरेलू स्टोरी, वो जिस जो हमारे नॉर्मल घर में हालात चल रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वही जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसी को हम ज़्यादा देख भी रहे होते हैं, उसी पे हम ज़्यादा, और ये हमने अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लिया। मतलब इतना माशाल्लाह हमारा स्कोप हो गया ड्रामास का कि अगर हम कहीं भी गैदरिंग में बैठे होते हैं तो हम आपस की चीज़ें डिस्कस करने के बजाय ड्रामास डिस्कस कर होते हैं। अरे वो ड्रामा देखा, उसमें ये हो गया, अरे बेचारी के साथ बहुत बुरा हो, मतलब तारी कर लेते हैं उसको अपने ऊपर। मेरे साथ तो बहुत ही तारी हुआ है, मैं तो, मुझे तो लोग आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि मैंने एक गलती से 1 से 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स कर लिए थे, तो मुझे तो बाकायदा हमारी पाकिस्तानी अवाम ने कहीं भी मार्केट्स में मिलते थे या कुछ भी, तो वो फौरन, अरे यार तुमने अच्छा नहीं किया अपनी भाभी का घर बर्बाद करना। ये आपकी कामयाबी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपने अच्छा किया तो ही वो नेगेटिव बना, तो जरूरी है ये। अच्छा, मैं उनको देख के बोलती हूँ भाई कि भाई वो ड्रामा था, तो कहते नहीं आपने इतनी बुरी तरीके से अपनी भाभी का घर बर्बाद किया ना, अच्छा नहीं किया आपने। मैंने बोला, मैंने कहा मेरा कोई भाई नहीं है तो भाभी कहाँ से होगी, तो कहते नहीं हमने देखा था वो आपने ऐसे किया यूँ किया। लेकिन वो फुरकान वाली बात
कि मैं यही सोचती हूँ कि ये अचीवमेंट है, ये बिल्कुल achievement बिल्कुल। आपने अगर कोई नेगेटिव किया है या आप पॉजिटिव भी, अच्छा आई वुड लव टू डू नेगेटिव कैरेक्टर्स, क्योंकि जैसे आप मुझे भी नहीं बहुत हो ना, शौक है। मसले की बात है, जैसे आप नहीं हो ना, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करोगे ना तो बहुत निखर कर आएगा। उसमें बिल्कुल। मार्जिन ज़्यादा है एक्टिंग का, पॉजिटिव में इतना मार्जिन नहीं है। नेगेटिव में मार्जिन बहुत है। और एक कैरेक्टर तुम्हारे, कभी फुरकान आप कभी कोई लिखें स्टोरी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब आई वुड लव, बहुत सारे ऐसे टिपिकल कैरेक्टर्स हैं जिनमें बड़े मार्जिन है और वो मुझे करने का बहुत शौक है। कभी रहता है ना, वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कभी हॉरर किया आपने? आपने? हॉरर एक कैरेक्टर किया था मैंने हॉरर, और एक तो अपना ही लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी की थी, लेकिन एक मैंने किया था फॉर स्क्रीन हॉरर कैरेक्टर। वो एज सच हॉरर नहीं था, बस हो गया था हॉरर, वो कर दिया था। अच्छा, एक और चीज़ फुरकान जो मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने एक्सपीरियंस भी की है क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई हो, सब कुछ रेडी हो, और अचानक से इम्प्रोवाइजेशन करवा दी जाए कि यार 2 सीन ऐड कर दो, 1 सीन ऐड कर दो। कभी कभार होता है, वो बहुत माइनर सी चेंजिंग्स होती हैं और उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर हो, वो एक सजेशन होती है। अगर हमें ठीक लग रहा होता तो हम कर देते हैं, वरना नहीं, वरना अपनी बात ही आगे रख देते हैं कि नहीं ये ऐसी जाएगा। अच्छा, क्या राइटर्स को अथॉरिटीज़ मिलती हैं ये वाली कि भाई आप एक्टर्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें? देखिए, ये बहुत टेक्निकल आपने सवाल किया है। मेरे साथ तो ये होता है, या हमारे साथ, हम तो जैसे 2 राइटर हैं, ये होता रहा है कि आमतौर पे लिखते वक्त इवन के करैक्टर जहन में आ जाता है कि इस पे वो एक्टर इस करैक्टर पे सूट करेगा। अच्छा, फिर जब वो आ जाता है तो फिर उसको जब सोचते हुए लिखते हैं तो वो फिर तो 90% चांस ये होता है कि हम कहते हैं आमतौर पे, लेकिन अगर कहते नहीं है तो आमतौर पे यही होता है कि प्रोडक्शन हाउस वाले या चैनल वाले उसी को ही अप्रोच कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा होता है कि ये इस पे, क्योंकि अब यहीं से अंदाज़ा लगाइए ना कि सारा काम एक राइटर से स्टार्ट होता है। हाँ, वो ड्रामा बनने से पहले देख चुका होता है कि क्या बनेगा। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो सोच रहा होता है ना कि इस पे कौन कौन से एक्टर इस पे फिट बैठेंगे, तो वो सजेशन देता है। बिल्कुल सजेशन देता है। और मैं यहाँ पर ये सवाल भी ज़रूर फुरकान से करना चाहूँगी कि आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्कोप है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का या हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामा राइटिंग का, वो कहाँ है इस वक्त, और इस मज़ीद क्या और बेहतरियाँ हो सकती हैं? देखिए, ये आगे ही गया, ये पीछे नहीं गया। अगर देखा जाए, सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ, स्मार्टफोन के और सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं जो अब ये इस पे आ गई हैं। लेकिन क्या मेन स्ट्रीम ड्रामा इंडस्ट्री ख़त्म हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप ये देखिए कि लोगों के पास टाइम नहीं है, वो एक 15 सेकंड की रील भी स्क्रॉल कर जाते हैं। उनके पास टेम्परामेंट नहीं रहा, हमारी जो यंग जनरेशन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो 1 घंटे का ड्रामा देख रहे हैं। बिल्कुल। ये कामयाबी है, क्योंकि अच्छा ये डिपेंड करता है कंटेंट पे कि वो इतना जानदार कंटेंट होता है जो उनको 1 मिनट की या आधे सेकंड की रील में नहीं मिलता। उसमें आपको और बहुत कुछ मिल जाता है, हंसने को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ सीखने को शायद नहीं मिलता जो आपको मेन स्ट्रीम से मिलता है। मेन स्ट्रीम से मिलता है। अच्छा, जो पहले का एक दौर होता था, जैसे आपने बात की पीटीवी का दौर था, तो उसमें तो ऐसा था कि बड़ी रिकग्नाइजेशन होती थी राइटर्स के लिए कि यार एक नाम चलता था, भाई फलां का है। अभी जैसे उमैरा अहमद, इस तरह के नाम बड़े बड़े हम अगर लें कि भाई ये उसका लिखा हुआ प्ले, उसका लिखा हुआ प्ले, क्या अभी भी वही रिकग्नाइजेशन है? जी हाँ, जब भी अभी भी जो लोग ड्रामास देखते हैं उनके सामने जब कभी ड्रामा राइटर्स का नाम आता है तो वो वैसे रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और देनी भी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ वही जैसे आपने बोला कि हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, पिलर होता है। तो राइटर्स जो हैं वो बेसिकली ड्रामा इंडस्ट्री का पिलर है। वो लिखेंगे ही नहीं, वो तब तक आप कोई भी चीज़ ढाल नहीं सकते। अच्छा, कभी फुरकान के साथ ऐसा हुआ हो कि अपना ही लिखा हुआ कोई प्ले देख रहे हैं और सोच रहे यार यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था, इसकी जगह ये लिख देता मैं? जी हाँ, कई बार होता है। और वैसे मैं अपनी एक कमज़ोरी बताऊं कि मैं दूसरे ड्रामास बहुत कम देखता हूं, जो कि मुझे देखने चाहिए कि क्या हो रहा है। वही बात है कि सीखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जी हाँ, लेकिन मैं अपना ड्रामा ज़रूर देखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, या मेरे ही लिखे हुए में या हमारे लिखे हुए में कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उससे भी आदमी सीख रहा है कि क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा होना चाहिए था, या किसी एक्टर ने या कहीं किसी ने कोई झोल तो नहीं छोड़ दिया, कहीं कमी तो बाद में उनकी क्लास भी लग सकती है। बिल्कुल सही बात है। और
मैं समझती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जितनी अच्छे से, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूँ, ग्रो कर रही है, तो इसको और मज़ीद ग्रो होते रहना चाहिए और यंग टैलेंट को ज़रूर आगे आना चाहिए। अभी एक्ट्रेस के तौर पे भी और एक्ट्रेस के तौर पे भी हमें ज़रूर थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। और इसी पे हम हमेशा से ये कहते हैं कि वीनस एंटरटेनमेंट हमेशा से आप लोगों के लिए मौजूद है। बहुत सारा यंग टैलेंट आपने देखा कि एज अ सिंगर भी हमने यहाँ अपने शो में बुला के प्रमोट किया और एक अनाउंसमेंट भी की थी कि हम बहुत जल्द एक टैलेंट हंट भी करने वाले हैं, जिसमें हम एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स सबको बुलाएंगे और जितनी कोशिश हो सकेगी हमसे हम प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और बड़ा लाइवली सा मज़ेदार सा शो जो है वो हमारा चल रहा है इस वक्त। फुरकान मौजूद है, इकरा मौजूद है और मज़े मज़े की कुछ बातें चल रही हैं। अच्छा, ऑफ एयर बहुत सारी बातें ऐसी हो रही होती हैं जो जब आपको ऑन ईयर आप जाते हैं ना, एकदम से याद आ जाती है, क्लिक कर जाती हैं, तो आप ऐसी ये वाली स्माइल आ जाती है आपके चेहरे पर ना। और वो बातें शायद मैं समझती हूँ हमारे जो गेस्ट हैं उन तक भी नहीं पहुँचती होगी, कि मुझे जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना कान में, सबको पता है नेचुरल चीज़ है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि तो जो हमारे मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो मुझे बाद में हंसने पे मजबूर कर देती है। तो टेक इट ईजी, यहाँ चिल पिल, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं बात कर रही थी ऑफ एयर फुरकान से, क्योंकि बीइंग अ राइटर इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। इकरा भी हमारी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है और हम इकरा से भी ज़रूर इस चीज़ पे रिव्यू लेंगे, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे इतने ज़बरदस्त से फॉलोअर्स, इतनी ज़बरदस्त रीच है इकरा की, सोशल मीडिया भी देख रही हैं, सारी चीज़ों को जो है वो साथ लेके चल रही हैं। तो फुरकान, कभी कभी हमारी ऑडियंस इस बात से भी नाराज़ हो जाती है, जैसे हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि फ़लाँ ड्रामे का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मतलब हम एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं, माइंड बना लिया हमने पूरे प्ले देखते 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 और अचानक से या तो एंड चेंज हो गया या मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। तो रिसेंटली अभी हमारा एक प्ले कभी मैं कभी तुम, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त सा कैरेक्टर्स किए थे फाद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर ने। तो आप बीइंग अ राइटर, अगर मैं आपसे पूछूं एंड के हवाले से बात की जाए, जो हुआ, जो ऑडियंस ने एक कोहराम मचा दिया था कि भाई ये क्या हुआ है एंडिंग में, हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि जो है वो डेथ हो जाएगी, कोई कह रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एकदम से जो हैप्पी एंडिंग हुई है, यानी कि खुश नहीं देख सकते, हैप्पी एंडिंग पे सबको जो है वो हो गया कि यार ये एंडिंग ऐसी क्यों हुई। तो फुरकान क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहानी कोई भी नई नहीं होती, हमेशा चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। आप देखेंगे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ भी। अच्छा, होता ये है कि ऑडियंस यही चाहती है कि हमारी प्रेडिक्शन वाला एंड हो, लेकिन यहाँ राइटर खेलता है वो यही चाहता है कि मैं सरप्राइज़ दूँ। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, देना भी चाहिए, लेकिन अगर हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर अच्छा एंड हो जाए तो एंड में वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर वाकई लोग, ऑडियंस जो है वो डिसअपॉइंट होती है जब उनकी मर्ज़ी का एंड नहीं होता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक के ये राइटर को बेहतर पता होता है कि उसने क्या करना है। और आपने जैसे कहा कि राइटर खेल जाता है कि मैं सरप्राइज दे दूं। जी हाँ, वो वही ना, वो जैसे अफसाने में था कि अनप्रेडिक्टेबल एंड होता है, तो हो सकता है कि वो किसी अफसाने पे ही ड्रामा बनाओ, ये भी हो सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा फुरकान, अभी ऐसा कुछ, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा मैसेज जो कि अभी तक आपने कन्वे नहीं किया हो अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए और आप करना चाह रहे हैं कि यार नहीं ये मैं लिखूंगा और ये होना चाहिए ऑन एयर? जी हाँ, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो पीटीवी के ज़माने में छेड़े गए थे, उन पे मैं लिखना चाहूँगा। वो कुछ मेटाफिज़िक्स के ऊपर हैं, कुछ यूँ समझ लीजिए कि उसमें हम सुपरनेचुरल तो नहीं कहेंगे, बट उसमें मिस्टिसिज्म आ जाता है। तो मिस्टिसिज्म और मेटाफिज़िक्स, इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और कुछ थोड़ा सा उसमें हॉरर का टच भी आ सकता है। तो जब सारी चीज़ें मिलेंगी तो एक नई चीज़ आई थिंक बनेगी।
तो इस पे अभी तक मैंने काम नहीं किया है। और इस पे लेकिन आपने करना जी हाँ, मेरे प्लान में है, बिल्कुल करना भी है। और मैं समझती हूँ कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में अभी कुछ 1-2 प्लेस हमने देखे हैं ऐसे जो कि थोड़ा सा हॉरर साइड पे गए हैं। यहाँ पे हॉरर वैसा, सॉरी टू से, बट मेरी नज़र में हॉरर अच्छा नहीं बन रहा, और पाकिस्तान में कभी भी नहीं बना। ऐसा ही है। क्या होता है, वो कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है कि वो या तो जादू टोने की तरफ चला जाएगा, या जिनों की तरफ चला जाएगा, और वो मिसकंसेप्शन, मतलब जो रियलिटी नहीं होगी, जिससे लोगों के जहन में बातें हैं उसी को खेलते रहेंगे, या बड़ा अजीब सा डिस्कस्टिंग सा हो जाएगा। हॉरर कुछ और है। हॉरर इसको कहते हैं कि आपके जिस्म में गूज बम्स ऐसे दौड़ जाएं और आप इतने फ्राइटेंड हो जाएं कि आप अपनी जगह से उठ भी ना पाएं। मैं समझता हूँ वो हॉरर है। ऐसा ही है। हॉलीवुड इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नाम तो शायद ना ले सकूँ उन मूवीज़ का, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पाकिस्तान में हॉरर नहीं अच्छा हो रहा, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज में हो रहा हो, चाहे वो फिल्म में हो रहा हो, या ड्रामा में। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फुरकान आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसा अच्छा लिखें जो अच्छा फिर शूट भी हो। हाँ, इंशाल्लाह मेरे प्लान में है। बस तो फिर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब हो जाएगा रिलीज इंशाल्लाह फिर दोबारा बुलाएंगे हम फुरकान को उस पर डिस्कस करने के लिए। इकरा, आप क्या समझती हैं, जैसे फुरकान ने भी बात की थी कि सोशल मीडिया के आने से बड़े अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो ड्रॉबैक्स भी हुए हैं, काफ़ी मसले मसाइल भी हुए हैं, लेकिन अगर हम कनेक्ट कर दें, जैसे अभी हम बात करें कभी मैं कभी तुम की, तो आपने देखा कि लोगों ने इतना मेन स्ट्रीम पे उसको देखा, उतना ही सोशल मीडिया पे भी एक वास्ट रील्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लोग एक दूसरे को टैग्स कर रहे थे, ये वो। तो आप क्या समझती हैं कि दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने से हम किस तरह से चीज़ों को मज़ीद पावरफुल कर सकते हैं? मतलब आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा, यानी कि जो टीवी ऑन एयर है, और जो सोशल मीडिया है हमारा, उसको दोनों को किस तरह से हम कनेक्ट करें इन अ पॉजिटिव वे? अच्छा, इन अ पॉजिटिव वे, आप जैसे कि अगर हम मीम्स की बात करें तो जब भी कोई ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट होता है तो ऑब्वियसली उस जो मीमर्स होते हैं, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जिनके पास काफ़ी फॉलोइंग है, अब चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उस पर जब वो पोस्ट करते हैं ना उस ड्रामा के बारे में या उस स्टोरी के बारे में, तो वही रीच देता है उस ड्रामे को ज़्यादा। ठीक है, तो वो उस ड्रामे की रीच को बढ़ा देता है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि किसी ने अगर वो ड्रामा नहीं भी देखा तो उसको आइडिया होता है। जैसे लड़के आमतौर पे ड्रामाज नहीं देखते, लेकिन मीम्स के ज़रिए से, शॉर्ट क्लिप्स के ज़रिए से, या जो कंटेंट जैसे जो टिकटॉक पे चीज़ होता है कि ऑडियो चल रही होती पीछे किसी ड्रामा की सीन की, और कोई लड़की या कोई लड़का जो है वो उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा होता है, उस पर एक्ट कर रहा होता है, तो ये चीज़ें, इससे क्या होता है कि रीच ऑब्वियसली ड्रामाज की बढ़ती है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जैसे अगर ड्रामाज में कुछ ऐसे मीनिंगफुल कुछ सबक हैं जो कि ज़िंदगी में इंसान को सीखने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, तो आई थिंक वो सोशल मीडिया पे अगर होंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो यूथ है या जो आम लोग हैं उनको भी उनकी भी जो क्या कहते हैं उसको रहबरी हो सकती है। मतलब एक अच्छा कंटेंट जो है वो रील्स की सूरत में भी लोगों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और हम हमेशा से ये बात करते हैं कि माजरत के साथ, मैं माजरत क्यों बोलूँ यार, मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, जो लोग बिना किसी टैलेंट के, जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई उनके पास कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने जो है वो शीशे के आगे खड़े होना है रेडी होके और 2-4 वीडियोस बनानी है, और आप देखो मिलियन में व्यूज़ आएंगे उनके, वो नेगेटिव कुछ बनाते हैं ऐसे ऐसे जाएंगे। और जो लोग इकरा जैसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ढूंढ के चीज़ें लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैठ के उसको पूरा एक डिज़ाइन करके बना रहे हैं, क्या व्यूज़ आ जाएंगे? ज़्यादा 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते भाई। मतलब क्यों? आई डोंट नो। असल में बात ये है ना कि जैसे आपको पता है लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, राइट? तो लड़कियां मतलब तैयार होके किसी भी गाने पे मतलब 2-3 वो बोल दी। ये शेमफुल बात है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, कितनी शेमफुल बात है कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनके गाए हुए गाने हैं उसका आप इतना बुरा उठा के मजाक बना रहे हो, इतना अजीब तरीके से। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, लेकिन आप तमाम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपने उठा के एक अच्छा चलो रिमिक्स वर्जन भी समझ में आता है, कोई कवर सॉन्ग भी समझ में आता है, आपने उसको बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ ले गए और व्यूज़ 40 मिलियन 60 मिलियन। भाई हमारी
जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेहनत की है, ऑर्केस्ट्रा पे गाया है, जो उस दौर में, जिस दौर में आपको वन टेक में पूरा गाना देना होता था, लाइव म्यूजिशियंस होते थे, मतलब एक बहुत मेहनत की बात है। आजकल तो हम एक एक लाइन करके, एक एक लफ्ज करके भी गा सकते हैं, बट उस वक्त बड़ी मेहनत थी। तो आप, ये हमारी मतलब क्या कॉन्सेप्ट हो गया हमारी आवाम का? फुरकान कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, देखिए यही फ़र्क है सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में। सोशल मीडिया पे हमें व्यूज़ तो नज़र आ रहे हैं एक बुरी चीज़ के, एक नेगेटिव चीज़ के। हमें लगता है कि बहुत ही पॉपुलर हो गई है, बहुत वायरल हो गई है, जो एक नया लफ्ज़ आया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो व्यूज़ कौन दे रहा है। क्या वो एक एलिजिबल, एक पढ़ा लिखा आदमी दे रहा है, या एक ऐसा आदमी जो हो सकता है कि पाकिस्तान से ही ना हो, किसी और मुल्क में बैठा हुआ है और उसकी मेंटल अप्रोच ही वो नहीं है, ऐसा ही है। तो लेकिन उसको गिना तो जाएगा ना व्यू में। हाँ। तो लोग इससे खुश हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि वजन रखती है राय के, वो राय देने वाला या व्यू या लाइक करने वाला, उसकी अहमियत है। बिल्कुल। जबकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके व्यूअर आपको अब तो खैर वो जैसे एक रेटिंग का एक सिस्टम है, यहाँ पे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में कितना देखा गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया का ये थोड़ा सा मसला है कि उसमें कोई भी देख रहा है, इवन आपको युगांडा से कोई देख रहा है, बट आपके व्यूज तो आ रहे हैं, वो आपकी हरकतें देख के तो खुश हो रहा है, बट उस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है और वो चंद दिन बाद भूल जाते हैं लोग। देखें ना, आपने जिन सिंगर्स की बात की, कुछ अरसे बाद उनको कोई याद भी नहीं रखेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो असल सिंगर अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ बिल्कुल। और वो तो मतलब वो सिंगर्स हैं हमारे जो लेजेंड्स हैं, तो मैं समझती हूँ, जैसे आपने पीटीवी की बात की कि वो तो सबके लिए माँ हैं, तो ये जो लेजेंड्स हैं हमारे, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे लिए, कॉलेजेस हैं। हमने इनको कभी, मतलब हम इनसे मिल नहीं पाए, हमने इनको कभी देखा नहीं है, लेकिन इनको सुन सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो हमारी दुरुस्त होती हैं। फुरकान, मैं चाहूँगी जो ऑडियंस हमें देख रही है, यंग यूथ हमें देख रही है, क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे उनको कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और काम कर सकते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सोशल मीडिया हमें शॉर्टकट सिखाता है, इसलिए उसकी लाइफ नहीं है। तो शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको आपका मुकाम मिलेगा। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया फुरकान आपने। इकरा, मैं चाहूँगी जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो जाते रहते मैं चाहूँगी कि क्या उनको एक आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि एक्टिव रहें, मेहनत करें जैसे इन्होंने बात की, और इसके अलावा ये कि कभी भी ना हार नहीं माने, क्योंकि आपका जो आपके ट्रायल्स होते हैं ना, आपको लगता है कि यार मैं फेल हो गया, लेकिन आप वो कदम होते हैं आपके कामयाबी की तरफ। तो वो जितने कदम, मतलब सफ़र का ही मज़ा होता है मेरे ख्याल से, जितने कदम आप उठा रहे हैं। एग्जैक्टली, जो वो कदम उठाने का जो सफ़र है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे लगता है स्ट्रगल के बगैर आप कुछ भी अचीव कर लेंगे तो वो उसकी जो मतलब वो इतना मीनिंगफुल नहीं होगा, मीनिंगफुल भी नहीं होगा, और मैं समझती हूँ आपको मज़ा भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली, जो आप मेहनत करके खुद से हासिल करेंगे ना। अब जैसे मैं भी अगर चाहूँ, सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, मैं चाहूँ तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, कर सकता है इंसान, लेकिन इंसान को अपनी हर चीज़ देखनी होती है ना। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही इखलाकियात भी है, सब कुछ देखभाल के चलना पड़ता है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच फुरकान फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू इकरा, थैंक यू सो मच। टाइम दिया, और बहुत कुछ यकीनन आज के शो से लोगों को सीखने को मिला होगा। आप तमाम लोगों ने हमें जो है वो आज देखा, अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का शो आपको कैसा लगा? मेरी और आपकी कल इंशाल्लाह दोबारा होने वाली है मुलाकात, सुबह सेम टाइमिंग्स पे 10 से 12 होंगे लाइव आपके साथ, कुछ नए चेहरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।